हेलो एंड वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ वीएस क्लासेस ऑनलाइन। आप आ चुके हैं वीएस क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। हम आपको मल्टीपल सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट अवेलेबल करवाते हैं। अगर जो बच्चे हमसे ऑफलाइन भी जुड़ना चाहते हैं, मैं उन्हें अभी कॉन्टैक्ट नंबर शो करूंगी। आप वहां पे हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उस नंबर पे आप हमें डीएम कर सकते हैं। आप चाहते हैं कोई इंक्वायरी है आपकी, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। ये हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है जिससे आप हमें ऑफलाइन या ऑनलाइन अगर आपको कंटेंट चाहिए है या कोई पीडीएफ, हाँ पीडीएफ से याद आया, अगर आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना है जहाँ पर हम जो भी लेक्चर दे रहे हैं उसके नोट्स और पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल में अवेलेबल है। तो आपको क्या करना है, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे जाइएगा और वहाँ पे हमारे चैनल का लिंक डला हुआ है। जब आप उस लिंक पे विजिट करेंगे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ेंगे और वहाँ पे आपको हमारे सारे जो पीडीएफ नोट्स सारी चीजें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी। और जो बच्चे ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं वो हमको कांटेक्ट करेंगे, मैसेज करेंगे। अब बात करते हैं आज की कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। हमारा जो है इकोनॉमिक्स, अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका था, जिसमें मैंने आपको सारी डिटेल्स दे दी थी। चैप्टर के बारे में सारे चैप्टर पढ़ा दिए थे। अब मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, जिसका चैप्टर 1 है पावर शेयरिंग। देखो इसमें आपको क्या क्या चीजें समझनी होंगी। आपको दो अलग अलग कंट्रीज का एग्जाम्पल दिया हुआ है जिससे आपको पावर शेयरिंग की इंपॉर्टेंस समझाने की कोशिश की गई है। श्रीलंका और बेल्जियम दो अलग अलग कंट्रीज हैं जहाँ की क्या एथनिक कंडीशन थी और उस एथनिक कंडीशन के ऊपर दोनों कंट्रीज ने अलग अलग क्या डिसीजन दिया, किस कंट्री का डिसीजन या लॉज अच्छे थे और कौन सी कंट्री के खराब थे, वो सारी चीजें आपको समझा करके काइंड ऑफ केस स्टडी आपको ये समझाएगा कि पावर शेयरिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है एक कंट्री के लिए। अब जो वर्ड पावर शेयरिंग है उसका मतलब क्या होता है। पावर शेयरिंग का मतलब होता है एक से ज्यादा लेवल पे जब गवर्नमेंट होती है जो क्या करती है, गवर्न करती है पूरे देश को, पूरे देश का संचालन करती है, तो वो कहलाता है पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे आप अपने इंडिया का एग्जांपल लीजिए, आपके सेंट्रल लेवल पे एक कोई गवर्नमेंट है, फिर स्टेट्स में अलग गवर्नमेंट होती हैं और आपके लोकल या पंचायत लेवल पे कोई अलग व्यक्ति काम करते हैं। तो इससे क्या होता है, आपको बेनिफिट होता है। आप एक मान लीजिए कोई रूरल एरियाज में, जैसे मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल ले रही हूँ, मैं किसी रूरल एरियाज में रह रही हूँ, मेरी कुछ मैं जहाँ पर रह रही हूँ वहाँ पे कुछ कमियां पानी को लेकर के, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के या ट्रांसपोर्टेशन को लेकर के कुछ भी कमी हो रही है, तो क्या मैं डायरेक्ट जो सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, क्या उनके पास जाकर के मैं डायरेक्ट कंप्लेन कर पाऊंगी? बहुत समय लगेगा, हो सकता है मेरी बात वहां तक पहुंचते भी ना। तो इस सारी समस्या का समाधान ये है कि अलग अलग लेवल पे गवर्नमेंट हो जो पावर शेयर करे। और यही सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर में। यही सारी चीजें हम समझने वाले हैं आज के लेक्चर में कि कितने लेवल पे हम पावर शेयरिंग करते हैं, कितने टाइप की पावर शेयरिंग होती है और बेल्जियम और श्रीलंका ने क्या किया। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कंडीशंस क्या क्या थी। पहले हम पढ़ेंगे बेल्जियम कंट्री के बारे में। मैं आपको एक एक चीज, यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कौन सा एथनिक कंडीशन जो था, वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि कितने परसेंट डिवाइड किया गया था लोगों को वगैरह वगैरह। ये मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगी। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इन यूरोप। देखिए बेल्जियम एक स्मॉल कंट्री है जो यूरोप में आती है। स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा। हरियाणा से भी छोटा स्टेट है ये, जिसके बॉर्डर जो है फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी और लग्जमबर्ग से जुड़े हुए हैं। इट हैज अ पॉपुलेशन ऑफ लिटिल ओवर 1 करोड़, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। अब हरियाणा की पॉपुलेशन से भी हाफ है बेल्जियम की पॉपुलेशन। ठीक है। द एथनिक कॉम्पोजिशन, एथनिक कॉम्पोजिशन क्या होता है, कौन से अलग अलग लोग रह रहे हैं जिनकी भाषाएं अलग हैं और अलग अलग एरियाज में रहते हैं, वो जो उनका एथनिक कॉम्पोजिशन है उसकी बात कर रहा है। द एथनिक कॉम्पोजिशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लेक्स। One of the total country population, 59% lives in Flemish region and speak Dutch language. अब ये आपको धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, मैं नोट बनाती जा रही हूँ ताकि आप समझिएगा कि क्या मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। जस्ट मिनट। क्या मैंने आपको बताया,
एथनिक कॉम्पोजिशन में क्या 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो डच बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए हम किसकी बात कर रहे हैं, बेल्जियम की बात कर रहे हैं, सॉरी बेल्जियम की हम बात कर रहे हैं। बेल्जियम में क्या है, 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश रीजन में रहते हैं और वो बोलते हैं डच। नेक्स्ट समझते हैं। नेक्स्ट आपको क्या बोल रहा है, 59% जो लोग हैं फ्लेमिश रीजन में रहते हैं, जो 40% लोग हैं वो वेलियोना रीजन में रहते हैं और वो फ्रेंच बोलते हैं, और 1% जो लोग हैं वो बेल्जियन स्पीकिंग है। अब इसमें क्या है, 40% जो लोग हैं वो वेलोनिया रीजन में रह रहे हैं, जो क्या बोलते हैं, फ्रेंच बोलते हैं। 40% जो लोग हैं वो वेलोनियन रीजन में रहते हैं मान लीजिए, और वो फ्रेंच स्पीकिंग है। और 1% का जो कॉम्पोजिशन है वो बेल्जियन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये मान लीजिए ये आपका एक एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया। ये आपका एक एथनिक कॉम्पोजिशन हो गया इस कंट्री का। अब समझते हैं इसमें आगे आपको समझाने की क्या कोशिश कर रहा है। जब इतने अलग अलग भाषाई लोग एक साथ रह रहे हैं तो क्या कंडीशन होती है वहां पे, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो वेलोनिया रीजन में जो है कौन फ्रेंच बोलने वाले लोग हैं, जो 40% है, 59% जो लोग हैं वो फ्लेमिश बोल रहे हैं। यहां तक समझ में आया। अब ब्रुसेल्स जो है वो क्या है, कैपिटल है किसका, हमारे बेल्जियम का। अब बेल्जियम में देखिए, जो जैसे मान लीजिए कैपिटल में डच स्पीकिंग जो लोग थे वो ज्यादा थे, लेकिन आपका जो कैपिटल है ब्रुसेल्स, पीपल स्पीक फ्रेंच। 80% ऑफ द जो लोग हैं वो क्या बोल रहे हैं, वो फ्रेंच बोल रहे हैं, और डच स्पीकिंग पीपल कितने 20% है। तो अब इसमें क्या हो रहा है, जस्ट मिनट। अब देखिए जो कैपिटल है बेल्जियम का, ब्रुसेल्स, ये मैं आपको इतना चार्ट बना करके इसलिए समझा रही हूँ ताकि आपको बाद में समझ में आए कि चैप्टर आपको बताना क्या चाह रहा है। ब्रुसेल्स है, वहां पे क्या है, डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो ज्यादा है, कितने हैं, सॉरी, डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो 80% है, और फ्रेंच स्पीकिंग जो है 20% है। एक बार चेक कर लेते हैं, क्या यही बताया है आपके बुक में, इज इट सो? देखिए 20% जो लोग हैं वो डच स्पीकिंग है, 20% जो लोग हैं डच स्पीकिंग है। सॉरी फॉर द मिस्टेक, इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे 20% और यहाँ लिख लेते हैं 80%। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आप ये समझिए जो कैपिटल है बेल्जियन है, वहां पे क्या है, डच स्पीकिंग लोग ज्यादा है, वहीं उसके कैपिटल में अलग कंडीशन है, 20% लोग सिर्फ डच बोलते हैं। तो कंडीशन दोनों जगहों में अलग है। अब यहाँ पे गवर्नमेंट कैसे करे कि जो लोग हैं उनके बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो और वो अच्छे से एक साथ रहे। तो क्योंकि कैपिटल में लोग ज्यादा डच बोल रहे हैं और जो सेंट्रल लेवल पे अगर देखेंगे तो डच स्पीकिंग लोग कम है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वॉज रिलेटिवली रिच एंड पावरफुल। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे वो क्या है, रिच है और पावरफुल है। This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit of economic development and education much later. अब इससे क्या हो रहा है, जो डच स्पीकिंग लोग हैं उनको बेनिफिट वगैरह बाद में मिल रहा है, फ्रेंच स्पीकिंग पीपल के बाद उनको बेनिफिट मिल रहा है किसी भी चीज का। To tension between the Dutch and the French speaking communities during 1950s to 60s, the tension between the two communities were more acute in Brussels. अब जो टेंशन था ये कम्युनिटी के बीच में सेंट्रल लेवल पे, ब्रुसेल्स में और ज्यादा डिफिकल्ट था, क्योंकि जो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स है वहां की कंडीशन उसके बेल्जियम से बिल्कुल अलग है।
Brussels presented a special problem. The Dutch-speaking people constituted a majority in the country, but minority in the capital. ठीक है, डच स्पीकिंग जो लोग हैं वो माइनॉरिटी है उनकी कहाँ पे, कंट्री में, और मेजॉरिटी, सॉरी, बेल्जियम में जो है, बेल्जियम जो मेन कैपिटल है वहां पे इनकी मेजॉरिटी है, माइनॉरिटी कहाँ पे, कैपिटल में है. लेट अस कंपेयर दिस टू द सिचुएशन इन अनदर कंट्री. अब यहाँ पे आपको बेल्जियम के बारे में समझा दिया, ठीक है, कि बेल्जियम का क्या है, डच स्पीकिंग लोग कंट्री में ज्यादा हैं, वही कैपिटल में कम है. अब इसमें ये आपको बेल्जियम के बारे में बताया. अब लेट अस कंपेयर दिस सिचुएशन अनदर कंट्री. अब यहाँ पे श्रीलंका के बारे में बता रहा है. तो श्रीलंका के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है, देखिए, ये तो आप सब लोग जानते होंगे. श्रीलंका एक आइलैंड है जो क्या फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द साउदर्न कोस्ट ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु के साउदर्न कोस्ट से वो लगा हुआ है. It has about 2 करोड़ people, 2 करोड़ people है, about same as in हरियाणा. हरियाणा का जितनी population है उतना ही है. Like other nation in South Asia region, Sri Lanka has diverse population. The major social group are the Sinhala speakers, जिनकी कितनी देखिए, अब यहाँ पे ये आपको पहला पॉइंट मिला, सिन्हाला स्पीकर्स जो है वो 74% है. फिर आता है तमिल स्पीकर्स 18% है, ठीक है. Among Tamilians there are 2 subgroups. अब ये जो तमिलियंस है उनमें भी 2 सब ग्रुप है. तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री आर कॉल्ड श्रीलंकन. नेक्स्ट, और जो बाकी के जो रेस्ट लोग हैं 13%, द रेस्ट हुज फोरफादर केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड कॉल्ड तमिल इंडियन तमिल्स. क्या बोल रहा है इसमें, देखिए, अब इसका भी हम कॉम्पोजिशन एक जगह पर लिख लेते हैं. यहाँ पे देखिएगा, सिन्हाला स्पीकर 74, तमिल स्पीकर 18, ठीक है, सॉरी. अब हम श्रीलंका के बारे में समझ रहे हैं. ये बहुत आसानी से आपको समझाने के लिए ऐसा बोला जा रहा है. 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला हैं, जो बुद्धिस्ट है, ठीक, और 18% जो लोग हैं वो तमिल्स हैं, जिसमें हिंदूज एंड मुस्लिम दोनों आते हैं. एक बार क्रॉस चेक करिए, क्या ये ठीक है, सिन्हाला 74, 18% तमिल्स. हाँ ठीक है. अब इसमें जो तमिल्स हैं उनमें भी 2 टाइप्स हैं. ये तमिल्स हैं, इनमें भी अब क्या है, देखिए 2 टाइप्स हैं. एक नेटिव्स तमिल है, और दूसरे कौन है, जो टी प्लांटेशन, मान लीजिए टी प्लांटेशन हम लिख देते हैं, टी प्लांटेशन करते हुए जिनके 4 फादर्स यहाँ पे आए थे श्रीलंका में, वो लोग हैं. और जो ओरिजिनली तमिलियंस हैं वो हैं जो श्रीलंका के ही हैं. अब टी प्लांटेशन वाले में क्या है, यहाँ के जो लोग हैं उनको इंडियन तमिल्स बोलते हैं. कॉम्पोजिशन अच्छे से समझिएगा, वरना आपको चीजें कुछ भी समझ नहीं आने वाली हैं. जब आप ये पूरा कॉम्पोजिशन समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा. तो हमने समझा कि श्रीलंकन जो है वो नेटिव तमिल है और इंडियन सॉरी फिर श्रीलंकन तमिल आर concentrated in the north and east of the country. Most of the Sinhala speaking people are Buddhists, while most of the Tamils are Hindus or Muslim. There are about 7% Christian who are both Tamil and Sinhala. अब इसको भी लिखते हैं 7% जो क्रिश्चियन है, ठीक है, और उसमें तमिल और सिन्हाला बोलते हैं. ये भी लिखते हैं, क्या लिखा है, 7% क्रिश्चियन है. अब थर्ड कॉम्पोजिशन मान लीजिए, ये फर्स्ट हुआ हमारा, ये सेकंड हुआ, फिर होता है यहाँ पे हमारा थर्ड. थर्ड में क्या है, क्रिश्चियन है जो 7% है, जिसमें सिन्हालास भी आते हैं. और एक सेकेंड, फैक्ट चेक करके अच्छे से सारी चीजें. हाँ,
और तमिल्स भी आते हैं। इसमें और कौन आते हैं? तमिल्स भी आते हैं। ये हमारा प्रॉपर कॉम्पोजिशन हो गया किसका? ये पूरा कॉम्पोजिशन आपको समझना पड़ेगा। देखिए बेल्जियम में क्या था, एक बार रिकैप लीजिएगा। बेल्जियम में क्या था? श्रीलंका में अलग अलग एथनिक कॉम्पोजिशन था, ठीक है, जिसमें 59% जो लोग थे वो डच स्पीकिंग थे, 40% जो लोग थे वो फ्रेंच स्पीकिंग थे, 1% जो बेल्जियन बोलते थे। ये एथनिक कॉम्पोजिशन हुआ किसका? श्रीलंका का। वहीं उसके कैपिटल में, बेल्जियम का जो कैपिटल ब्रुसेल्स है, वहां पे डच स्पीकिंग 20% थे। कैपिटल में उनकी संख्या ज्यादा थी, डच स्पीकिंग जो कैपिटल है उनकी संख्या कम थी कैपिटल में, और फ्रेंच 80% है। वहीं अगर हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका की अगर हम बात करें तो 74% जो लोग हैं वो सिन्हाला भाषा बोलते हैं, जो बुद्धिस्ट हैं। 18% जो लोग हैं वो तमिल्स हैं, जिसमें हिंदूज और मुस्लिम दोनों आते हैं। तमिल में भी दो टाइप्स हैं, जिसमें नेटिव तमिल जो ओरिजिनली श्रीलंका के हैं, और टी प्लांटेशन के लिए जिनके फोर फादर्स चले गए वहां पे, उसमें उन्हें इंडियन तमिल्स बोला जाता है। और फिर तीसरा है क्रिश्चियन, 7% है वहां पे, कहां पे? श्रीलंका में, और सिन्हाला और तमिल्स आते हैं उसमें। अब ये दोनों कंट्रीज आगे क्या डिसीजन लेती हैं कि यहाँ के जो लोग हैं, भले वो तमिल्स बोलते हो, भले वो सिन्हाला भाषा बोलते हो, कोई भी लैंग्वेज बोलते हो, लेकिन उनको ऐसा ना महसूस हो कि जो उनकी कंट्री है वो उनको क्या कर रही है? नेग्लेक्ट कर रही है, इग्नोर कर रही है। तो क्या डिसीजन लिए होंगे दोनों कंट्रीज ने? एक बार इसको पढ़ करके कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं? इंडियन तमिल्स कहलाते हैं। कौन? जो ओरिजिनली टी प्लांटेशन के लिए जो वर्कर कॉलोनियल पीरियड में आए थे, उनको इंडियन तमिल बोला गया। As you can see from the map, Sri Lankan Tamils are concentrated in the north and east of the country. जो श्रीलंकन तमिल है वो नॉर्थ और ईस्ट तरफ में आते हैं। मोस्ट ऑफ द सिन्हाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट, ये हमने पढ़ लिया था। और 7% जो है क्या है? तमिल्स और सिन्हाला है। जस्ट इमेजिन व्हाट कुड just imagine what could happen in situation like this. In Belgium, the Dutch community could take advantage of its numeric majority. ये आपको कहाँ के बारे में बता रहा है? बेल्जियम के बारे में बता रहा है कि जो डच स्पीकिंग की मेजोरिटी ज्यादा है न्यूमेरिकली अगर हम देखेंगे, एंड फोर्सेस इट विल ऑन द फ्रेंच एंड जर्मन स्पीकिंग पॉपुलेशन। लेकिन जो फोर्सेस है, मतलब जो रिच पॉपुलेशन है, जो रिच है बहुत ज्यादा, वो कौन है? वो फ्रेंच आते हैं। दिस वुड पुश द कॉन्फ्लिक्ट अमंग कम्युनिटीज फर्दर. This could lead to a very messy partition of the country. Both the sides would claim control over Brussels. जो दोनों साइड्स हैं, चाहे वो फ्रेंच स्पीकिंग हो या फिर वो कौन सी भाषा बोलते हो, डच स्पीकिंग हो, सॉरी, चाहे वो डच स्पीकिंग हो, दोनों क्या बोलेंगे कि पावर हमारे हाथ में हो। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा? अब श्रीलंका में क्या है? द सिन्हाला कम्युनिटी एंजॉयड एन इवन बिगर मेजोरिटी एंड कुड इम्पोज इट विल ऑन द इंटायर कंट्री। जो सिन्हालाज हैं वो क्या बोले कि बिगर मेजोरिटी उनकी ज्यादा है, तो वो क्या बोले? पूरी इंटायर कंट्री जो है वो हमारे पावर में आए। लेट अस लुक व्हाट हैपेंड इन बोथ दीज कंट्रीज। आपने पूरा एथनिक कॉम्पोजिशन समझ लिया, और अब देखते हैं कि ये दोनों कंट्रीज ने क्या डिसीजन लिया था, कौन लीडर बनेगा, या कौन सी जो मेजॉरिटी है वो ज्यादा अच्छी होगी या माइनॉरिटी। श्रीलंका की बात करते हैं। मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। श्रीलंका इमर्ज्ड एन इंडिपेंडेंट कंट्री इन 1948. The leaders of Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. अब यहाँ की जो गवर्नमेंट थी जो 1948 में इंडिपेंडेंट हुई थी, उन्होंने क्या किया? मेजॉरिटी के ऊपर ज्यादा ध्यान दिया, और उन्होंने क्या किया? जो सिन्हाला कम्युनिटी है उनको क्या बोल दिया? सुपीरियर मान लिया। As a result, the democratically elected government adopted a series of majoritarian measures to establish Sinhala supremacy. अब वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया? उन्होंने मेजॉरिटी या न्यूमेरिक नंबर्स पे ज्यादा फोकस किया, और मेजॉरिटी को देखते हुए उन्होंने क्या किया? सिन्हाला सुप्रीमेसी पे फोकस किया।
कहाँ की? श्रीलंका की बात हो रही है ये। इन 1956 an act was passed to recognize Sinhala as the only official language. फिर श्रीलंका ने क्या किया? जो सिन्हाला लैंग्वेज है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया श्रीलंका में। डिसरिगार्डिंग तमिल्स, जो तमिल्स थे उनको डिसरिगार्ड कर दिया गया। द गवर्नमेंट फॉलोड preferential policies that favored Sinhala applicants for universities position and government jobs. अब इसको समझिए, यहाँ पे क्या कर रही है गवर्नमेंट? श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? मेजॉरिटी का ज्यादा फोकस किया। सॉरी तो श्रीलंका की गवर्नमेंट क्या कर रही है समझते हैं। क्या मेजर्स लिए गए दोनों कंट्रीज के द्वारा? देखिए, ये श्रीलंका की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। श्रीलंका ने क्या किया? मेजॉरिटी पे ध्यान दिया। और मेजॉरिटी किनकी थी? मेजॉरिटी थी सिन्हालास की, सिन्हाला स्पीकिंग की थी। तो उसमें क्या हुआ? एक एक्ट पास किया। श्रीलंका की जो गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया? एक्ट पास किया, जिसमें पहली चीज क्या हुई? जो सुप्रीमेसी थी या सुपीरियर किसको बनाया गया? सिन्हालास को बनाया गया, पहली चीज। दूसरा क्या किया उन्होंने? गवर्नमेंट जॉब्स हो या फिर यूनिवर्सिटी हो, वहां पे भी सिन्हालास को ही स्पेशल राइट मिला। ठीक, समझ में आया? इतनी चीजें समझ में आई या नहीं आई? ये श्रीलंका ने मेजर लिया है। फिर क्या हुआ? वो फेवर कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब्स और यूनिवर्सिटीज के लिए सिन्हालास को। न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। और सिन्हाला जो बुद्धिस्ट थे वो क्या थे? सिन्हाला लैंग्वेज बोलते थे, इसीलिए उन्होंने बोला कि हमें प्रोटेक्ट और फॉस्टर करना होगा बुद्धिज्म को। All these government measures coming one after the other gradually increase the feeling of alienation among the Sri Lankan Tamils. अब ये सारी जो तीसरी चीजें उन्होंने क्या की? प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज्म। बुद्धिज्म जो था जिसमें सिन्हाला ही बोलते थे वो सारी चीजें। तीसरी चीज गवर्नमेंट ने क्या बोली श्रीलंका की? सॉरी, फॉस्टर एंड प्रोटेक्ट बुद्धिज्म। ठीक है, ये चीजें समझ में आ रही हैं आपको? तो उन्होंने क्या किया? ओवरऑल सिन्हालास पे ज्यादा फोकस किया। अब इस सारी चीजों से जो गुस्सा था वो किसके अंदर था? जो गुस्सा था वो तमिल्स के अंदर बहुत ज्यादा था। इन सारी चीजों के कारण जो तमिल्स थे, क्योंकि उनको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था उनकी कंट्री में, तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। और वो लोगों ने, अब ये लोग का गुस्सा इतना ज्यादा हो गया था कि उन्होंने पहले तो कुछ मांगे की, जैसे देखिए क्या एलाइनेशन, जो श्रीलंकन तमिल्स थे उनके अंदर एक फीलिंग अजीब सी आ गई। दे फेल्ट दैट नन ऑफ द मेजर पॉलिटिकल पार्टीज लीड बाय द बुद्धिस्ट सिन्हाला लीडर वाज सेंसिटिव टू देयर लैंग्वेज एंड कल्चर। उन्हें, जो इंडियन तमिल्स थे या तमिल्स थे, उन्हें ये लगने लगा कि जो कोई भी जो गवर्नमेंट लीडर हैं उन्हें हमसे कोई भी सहानुभूति वगैरह नहीं है, ना हमारी लैंग्वेज ना हमारे कल्चर से। They felt that the constitution and government policies denied them equal political right. उनको कोई equal political right नहीं दिया गया। Discriminated against them in getting jobs and other opportunities. उनके जो भी interest थे और opportunities जो उनको मिलनी चाहिए थी, उस चीज को ध्यान में नहीं रखा गया। Result क्या हुआ? The relation between Sinhala and Tamil communities strained over time. जो उनके बीच का जो संबंध था श्रीलंका के अंदर तमिल्स और सिन्हाला बोलने वाले लोगों के बीच में, कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो गया। द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज एंड स्ट्रगल फॉर रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं, अब यहाँ पे ये लोग प्रोटेस्ट करेंगे। फिर ये लोग के अंदर भी ये बात आई कि तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज आप इसको घोषित करो। उन्होंने पार्टीज बनाई स्ट्रगल के लिए, जो उनका स्ट्रगल था उसको रिकॉग्निशन मिलने के लिए ऑफिशियल लैंग्वेज घोषित करने बोला। रीजनल ऑटोनॉमी एंड इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज इन सिक्योरिंग एजुकेशन एंड जॉब्स। फिर वो लोग मांग करने लगे कि हमको इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, किसमें? जॉब वगैरह में, यूनिवर्सिटीज में या एजुकेशन में। बट देयर डिमांड फॉर मोर ऑटोनॉमी टू प्रोविंसेस पॉपुलेटेड बाय द तमिल्स वर रिपीटेडली डिनाइड।
फिर उन्होंने बोला तमिलियंस ने कि जिस भी एरिया में, श्रीलंका की जिस भी एरिया में तमिलियंस की पॉपुलेशन ज्यादा है, मेजोरिटी ज्यादा है, एटलीस्ट वहां पे हमारा प्रोविंस होना चाहिए, हमारी गवर्नमेंट होनी चाहिए। उसको भी गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया। By 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil Eelam. बाद में क्या हुआ, जो गवर्नमेंट फॉर्म की गई थी तमिलियंस के द्वारा कि हमको हमारा अधिकार चाहिए, बाद में उनकी सारी मांगे जो है खारिज कर दी गई, ठीक है। और बाद में तमिलियंस ने बोला कि हमको तमिल इलम चाहिए। तमिल इलम क्या था, उनका अलग स्टेट बना करके दे श्रीलंका वाली, इन नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। जो नॉर्दर्न और ईस्टर्न पार्ट है श्रीलंका का, वहां पे उन लोगों ने मांग की कि हमको हमारी अलग कंट्री दे दो भाई, अगर आप हमको हमारा अधिकार नहीं दे सकते हो और हमको इग्नोर ही करना है तो हम अपनी अलग कंट्री बना लें। The distrust between the two communities turned into widespread conflict. It soon turned into a civil war. अब ये सिविल वॉर में बदल गया, बहुत ज्यादा मौतें हुई, लड़ाइयां हुई, झगड़े होने लगे। As a result, thousands of people of both the communities have been killed. दोनों कम्युनिटी के बहुत सारे लोगों की हत्या हो गई। Many families were forced to leave the country. जो तमिल्स थे उन्हें अपनी कंट्रीज छोड़नी पड़ी। और एज रेफ्यूजीज क्या होते हैं, जो किसी और कंट्री में जा करके रहते हैं, होते ओरिजिनली वो कहीं और के हैं, उन्हें क्या बहुत सारे लोगों को लाइवलीहुड छोड़ना पड़ा, लाइव्स वो लोगों को लॉस्ट करनी पड़ी। द सिविल वॉर हैज कॉज्ड अ टेरिबल सेटबैक टू सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक लाइफ ऑफ कंट्री। इट एंडेड इन 2009। अब पूरी चीजें मैं आपको आराम से समझाती हूँ। श्रीलंका में क्या हुआ, सिन्हाला बोलने वाले लोग थे, तमिलियंस भी थे। तमिल्स में कुछ नेटिव तमिल्स जो ओरिजिनली वहां के थे, और कुछ ट्री प्लांटेशन के लिए कॉलोनियल एरा में जो लाए गए थे श्रीलंका में, वो थे। लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने क्योंकि मेजोरिटी के बेस पे वो लोग गवर्नमेंट फॉर्म कर रहे थे, तो मेजोरिटी सिन्हाला स्पीकिंग की ज्यादा थी, तो उन्होंने क्या किया, सिन्हालास को ज्यादा अधिकार दे दिए और तमिलियंस जो थे उनको इग्नोर कर दिया, जिसकी वजह से जो विवाद है, जो आगजनी है, वो बहुत ज्यादा हो गई श्रीलंका में। बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, साथ ही साथ क्या हुआ, उन्हें देश छोड़ करके जाना पड़ा, लाइवलीहुड छोड़ना पड़ गया। और ये सारी चीजें रिजल्ट निकल करके आए सिविल वॉर के नाम पे। गवर्नमेंट का एक गलत डिसीजन और इतने सारे लोगों के साथ नुकसान हो गया उनका। तो ये श्रीलंका की कंडीशन थी। अब हम देखते हैं बच्चों बेल्जियम के बारे में। बेल्जियम ने क्या मेजर्स लिए थे, क्योंकि वहां पे भी एथनिक कॉम्पोजिशन बहुत ज्यादा अलग है, वहां पे भी फ्रेंच, डच, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, तो उसका एथनिक कॉम्पोजिशन क्या है वो समझते हैं। द बेल्जियन लीडर टुक अ डिफरेंट पाथ। जो बेल्जियम के लीडर थे उन्होंने एकदम अलग रास्ता अपनाया। दे रिकॉग्नाइज्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ रीजनल डिफरेंसेस एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। जो बेल्जियम की गवर्नमेंट थी वो कल्चरल डाइवर्सिटी देख पा रही थी। जैसे हमारी कंट्री इंडिया है, इंडिया में आप देखिए कितनी कल्चरल डाइवर्सिटीज है, अलग अलग भाषाओं के लोग हैं हर जगह। आप सिर्फ अपने, मैं जहाँ पे इस वक्त खड़ी हूँ, यहाँ पे लोग हिंदी, भोजपुरी, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और वो अपनी रीजनल लैंग्वेज बोलते हैं, बुंदेलखंडी, बघेलखंडी, सारी अलग अलग भाषाएं बोलते हैं लोग। लेकिन हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, इस कल्चरल डाइवर्सिटी को समझ करके लॉज बना रही है और बनाएगी, ये मैं दावा नहीं, मैं ये उम्मीद करती हूँ। ठीक है, तो ऐसे ही बेल्जियम में क्या था, वहां की जो गवर्नमेंट है वो वहां की कल्चरल डाइवर्सिटीज को समझ रही थी। बिटवीन 1970s टू 1993 दे अमेंडेड देयर कॉन्स्टिट्यूशन 4 टाइम्स। अब बेल्जियम ने क्या किया, पहला मेजर लिया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में 4 मेजर चेंजेस किए। दिख रहा है आपको, हाँ चलिए, 4 मेजर चेंजेस थे, ठीक है। So as to work out an arrangement that would enable everyone to live together within the same country, ताकि जितने भी अलग अलग स्पीकिंग लोग हैं वो क्या है, एक साथ पीसफुली रह सके। The arrangement they worked out different from any other country and is very innovative. उनका जो मेजर था वो बहुत ज्यादा इनोवेटिव था, अदर कंट्री से बहुत अलग था। Here are some of the elements that Belgian model. पहला मॉडल क्या बोलता है उनका,
कॉन्स्टिट्यूशन, पहला मेजर क्या था? कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब दैट द नंबर ऑफ डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग मिनिस्टर शैल बी इक्वल इन सेंट्रल गवर्नमेंट। पहला मेजर ये था उनका, बेल्जियम गवर्नमेंट का, कि फ्रेंच स्पीकिंग और डच स्पीकिंग जो लोग हैं, जो पार्टी में बैठेंगे, मिनिस्टर्स जो होंगे, जो आपको रिप्रेजेंट करेंगे, वो सेम नंबर में होंगे, फ्रेंच स्पीकिंग भी उतने ही होंगे, डच स्पीकिंग भी उतने ही होंगे। Some special laws require the support of majority of member from each linguistic group। जो अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं, उनका सेम क्या होगा? रिप्रेजेंटेशन होगा, लिंग्विस्टिक ग्रुप की जो मेजॉरिटी होगी वो बराबर होगी। दस, नो सिंगल कम्युनिटी कैन मेक डिसीजन यूनिलेटरली। अकेले कोई भी लैंग्वेज बोलने वाली या कोई भी एक कम्युनिटी होगी, वो अकेले डिसीजन नहीं लेगी। सेकंड क्या था? मैनी पावर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट हैव बीन गिवन टू स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द टू रीजन्स ऑफ द कम्युनिटी। जो अलग अलग दो रीजन थे वहां पे, डच और फ्रेंच स्पीकिंग, वहां पे जो स्टेट है उनको भी अलग पावर दिया जाएगा। वहां मतलब सेंट्रल लेवल पे तो एक गवर्नमेंट है ही, लेकिन स्टेट लेवल पे जो अलग अलग भाषाई आधार पर उन्होंने क्या किया? लोगों को या सत्ता को बांट दिया। द स्टेट गवर्नमेंट आर नॉट सबऑर्डिनेट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अधीन नहीं होगी राज्य सरकार के। ठीक। ब्रुसेल्स हैज सेपरेट, अब देखिए क्योंकि जो बेल्जियम था वहां पे क्या था? डच स्पीकिंग ज्यादा थे और कैपिटल में कम थे, तो हमको क्या करना था? बेल्जियम ने क्या किया? अलग गवर्नमेंट बनाई। स्टेट में एक अलग गवर्नमेंट थी, और वहीं जो बेल्जियम का कैपिटल ब्रुसेल्स था वहां पे उन्होंने बोला कि अलग गवर्नमेंट होगी। ठीक है। has separate government in which both of the community have equal representation। यहाँ पे भी उन्होंने equal representation दिया। The French speaking people accepted equal representation in Brussels because the Dutch speaking community has accepted equal representation in the central level। जो फ्रेंच स्पीकिंग लोग थे उन्होंने इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एक्सेप्ट किया, क्योंकि क्या था? एक्सेप्टेड इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या बोला आपको? जो डच स्पीकिंग लोग थे उनका इक्वल रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल लेवल पे था, क्योंकि सेंट्रल लेवल पे उनका संख्या ज्यादा था, और फ्रेंच स्पीकिंग ने क्या किया? स्टेट में लेकर के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। फिर चौथा मेजर क्या लिया गया यहाँ पे? अपार्ट फ्रॉम द सेंट्रल एंड द स्टेट गवर्नमेंट देयर इज थर्ड काइंड ऑफ गवर्नमेंट। अब यहाँ पे तीसरी जो सबसे, ये समझिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज उन्होंने की, सेंट्रल लेवल पे था गवर्नमेंट पहले से, स्टेट लेवल पे भी था, ये उन्होंने दूसरा चेंज किया। चौथा उन्होंने क्या किया? कैपिटल में भी गवर्नमेंट अलग फॉर्म करवाई भाषाई आधार पर। फिर चौथा उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये बोला कि हमारे पास एक थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी होनी चाहिए। थर्ड लेवल की, आपको दिख रहा है ये फॉन्ट? हाँ चलिए, थर्ड लेवल की गवर्नमेंट भी हमारे पास होनी चाहिए जो कम्युनिटी लेवल पे होगी। This community government is elected by people belonging to one language community, Dutch, French and German speaking, no matter where they live। अब यहाँ पे जो सबसे चौथा बड़ा मेजर लिया गया था बेल्जियम की गवर्नमेंट के द्वारा, वो चौथा था कि क्या हमारे पास एक थर्ड लेवल पे भी गवर्नमेंट होगी जो क्या करेगी? वो गवर्नमेंट तब बनेगी जो वहां पे लोग वोट देंगे, भले वो जर्मन स्पीकिंग हो या वो कोई और भाषा बोलते हो, डच बोलते हो, फ्रेंच बोलते हो, वो सारे लोग मिलकर के वोट देंगे, और जिसका वोट ज्यादा होगा उस कम्युनिटी लेवल पे उसी की गवर्नमेंट बनेगी। तो ये सबसे बड़ा मेजर जो है वो बेल्जियम ने लिया था। दिस गवर्नमेंट हैज द पावर रिगार्डिंग कल्चरल, एजुकेशन एंड लैंग्वेज रिलेटेड इशू। अब जो भी पार्टी जीतेगी उसके पास अधिकार होगा, पावर होगा, वो लॉज फॉर्म कर सकती है कल्चरल, एजुकेशनल या किसी भी और बेसिस पे। You might find that the Belgium model very complicated। बेल्जियम का मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। It's indeed is very complicated even for the people living in Belgium। जो बेल्जियम में रहने वाले लोग थे उनके लिए भी ये बहुत ज्यादा मुश्किल था। But these arrangements have worked well so far। They help to avoid civic strife between the two major communities and a possible division of country on linguistic lines।
यानी भाषाई आधार पर उन्होंने किसी को भी, कोई मेजॉरिटी हो कोई माइनॉरिटी हो, भाषाई आधार पर उन्होंने लोगों को बांटा नहीं, भाषाई आधार पर उन्होंने लोगों को जोड़ दिया बेल्जियम की गवर्नमेंट ने। और इससे क्या हुआ, वहाँ के सारे लोगों को जो एथनिक कॉम्पोजिशन था उन्हें ये नहीं लगा कि उन्हें नेग्लेक्ट किया गया है। उनके आधार पर, लैंग्वेज के आधार पर अलग गवर्नमेंट बनी, कम्युनिटी लेवल पे अलग बनी, वहाँ के लोगों को वोटिंग राइट्स तक मिल गए। ठीक है, तो ये जो मेजर्स है ना वो लिए गए। When many countries of Europe came together to form the European Union, Brussels was chosen as its headquarter. जब यूरोप की बाकी सारी कंट्री ने क्या किया, यूरोपियन यूनियन जो बना था उसका लीडर बना दिया गया ब्रुसेल्स को, हेडक्वार्टर बना दिया गया, क्योंकि बेल्जियम की गवर्नमेंट ने इतना बेहतरीन डिसीजन लिया था। तो ये मेजर जो है ना बेल्जियम के द्वारा लिया गया। अब यहाँ पे श्रीलंका ने क्या किया, श्रीलंका ने ये गलती कर दी कि उन्होंने पॉपुलेशन के आधार पर, मेजॉरिटी के आधार पर उन्होंने सरकार बनाई, लोगों को जो सेवाएं मिलनी चाहिए थी वो मेजॉरिटी के आधार पर दिया, और जो तमिल्स थे उनको नेग्लेक्ट कर दिया गया, जिसके कारण उनके दिल में एक हीन भावना पैदा हो गई और उन्होंने क्या किया, सिविल वॉर कर दिया, जिसके कारण बहुत सारे लोगों को जान गंवानी पड़ी, बहुत सारे लोगों को देश छोड़ करके जाना पड़ा, क्योंकि उनके अधिकारों को सुनने वाला उस देश में कोई नहीं था। इसलिए उन्होंने क्या किया, श्रीलंका को छोड़ दिया। वहीं बेल्जियम की गवर्नमेंट ने बहुत सावधानीपूर्ण और बहुत जटिलता से इस इशू को समझते हुए, और ना ये इशू समझा उन्होंने उस एथनिक कॉम्पोजिशन को अपनी पॉजिटिव ये समझिए खूबी समझा और उसको बराबर से ध्यान दिया, और बेल्जियम के लोग बहुत ज्यादा हंसी खुशी साथ रहने लग गए। नेक्स्ट, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दीज टू स्टोरीज, बेल्जियम ऑफ श्रीलंका, क्या समझा आपने, बोथ द डेमोक्रेसीज येट they dealt with the question of power sharing differently. सॉरी, क्या है यहाँ पे, डेमोक्रेसी थी लेकिन बेल्जियम ने उस चीज को बहुत ज्यादा अच्छे से समझा। In Belgium, the leader have realized that the unity of the country is possible only by representing the feeling and interest of different communities. The regions, such a realization resulted in mutually acceptable arrangement for sharing power. ठीक है, जो बेल्जियम थी वो अपने एथनिक कॉम्पोजिशन को समझ पाई, लेकिन जो श्रीलंका था उन्होंने नहीं समझा, मेजॉरिटी के आधार पर दिया। तो डोमिनेंस जब दूसरी कम्युनिटी का दिखा तो अगली कम्युनिटी ने क्या किया, विरोध कर दिया। ये सारी चीजें आपका इस चैप्टर में एक डिटेल चीजें आपको बताई गई। अब इससे निकल करके क्या आता है कि पावर शेयरिंग क्यों डिजायरेबल है, ये आपको मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। अभी आप श्रीलंका और बेल्जियम वाले कंडीशन को अच्छे से समझिए, और ये आप अपने लेवल पे भी सोचिएगा, अपनी मैच्योरिटी के लेवल पे, कि पावर शेयरिंग कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे कि पावर शेयरिंग क्यों ज़रूरी होती है, उसके क्या बेनिफिट होते हैं, और पावर शेयरिंग के कितने टाइप्स होते हैं, जिसमें हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ये सारी चीज़ें हम समझेंगे, और फेडरल गवर्नमेंट को भी समझेंगे, जो आपके नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल में बताया गया है, पर इसमें उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, जिससे आपको इंटरेस्ट आ जाए फेडरलिज्म में। आशा करती हूँ आपको लेक्चर समझ में आया होगा। अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।